Hello students, I am your biology educator Pragati Singh and I welcome you all on the online platform of Mentors EduSoft। तो बेटा आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने आई हूँ वो सारे ही नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बेटा जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि नीट निकालना है तो बायोलॉजी ऐसे पढ़ना होगा। तो बेटा सबसे पहले यू शुड नो योर एग्जाम कि आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें आपको कितना स्कोर करना पड़ता है और आपको कितने मार्क्स लाने पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिल जाएगी, क्योंकि आप प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हो ताकि आप बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जा सको बहुत अच्छे स्कोर के साथ। तो बेटा जो आपका एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है। जो आपका एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है और इसके अंदर 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकेले बायोलॉजी से। ठीक है, अकेले बायोलॉजी से 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी 50% क्वेश्चन आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि 50% क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो आप 600 प्लस बेटा अगर स्कोर करते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे एग्जाम में एंड यू विल गेट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट। तो 600 प्लस स्कोर करना इतना आसान तो है नहीं, बट देखो आप देख रहे हो आप इसको कर सकते हो क्योंकि पेपर बहुत स्कोरिंग हो गया है। अभी पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो गया, तभी तो इतने सारे बच्चे स्कोर कर रहे हैं। और देखो पेपर जो है वो आपके हिसाब से ही बनाया जाता है कि 11th-12th क्लास के बच्चे इसको गिवन टाइम में कर सके। तो पेपर बहुत टफ नहीं होता है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 70 to 75% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, बाकी एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे टफ होते हैं। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी में 50% स्कोर करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपके पास बायोलॉजी की बेटा है दो बुक, एक क्लास 11th की है, एक क्लास 11th की बुक है और एक क्लास 12th की बुक है। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि 11th क्लास पूरा ही गोल हो जाता है बहुत सारे बच्चों का, तो वो सोचते हैं कि मैं 12th अच्छे से करूंगा और नीट निकाल लूंगा। ऐसा नहीं है बच्चों, देखो हमने आपके लिए पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस ड्रॉ किया है कि कितने परसेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्लास 11th में आपके 5 यूनिट हैं। फर्स्ट इज योर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, second is your structural organization in plant and animal, third is your cell structure and function, fourth is your plant physiology and fifth is your human physiology। तो देखो जो फर्स्ट आपका यूनिट है उससे 11% क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकेंड यूनिट से 7%, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन से 8%, प्लांट फिजियोलॉजी से 7% एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से 18%। अमंग ऑल द यूनिट्स आप देख रहे हो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बच्चों को बहुत मजा आता है क्योंकि फील आ जाता है डॉक्टर का यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में। तो आप ओवरऑल वेटेज देखोगे तो ये 51% है। और आप क्लास 12th का देखोगे तो क्लास 12th का चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके परसेंटेज। रिप्रोडक्शन यूनिट से 11% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन बच्चों को परेशान भी करते हैं। तो रिप्रोडक्शन से 11% क्वेश्चन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 19%। इट इज़ द ह्यूज वेटेज ना। आपने 11th-12th में देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेनेटिक्स से पूछे जाते हैं जो कि 19% है, और बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर से आपके 9% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 5%। ये अभी लास्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जो आपका एनालिसिस है ये पिछले 5 साल का है। तो बायोटेक से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर यानी कि 2023 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बायोटेक से पूछे गए हैं। ठीक है ना। और जो आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है इससे 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हो 49% एंड 51% इन क्लास 11th। तो जो आपका वेटेज है ना वो कितना कितना है, क्लास 11 से आपका 51% है और क्लास 12 से आपका 49% है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि 11th-12th दोनों को आपको बराबर पढ़ाई करनी है। 11th को भी नहीं छोड़ना है, 12th को भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहली बात तो आप कोई टॉपिक छोड़ के जा ही नहीं सकते एग्जाम में, क्योंकि अगर तैयारी करोगे 100% का तभी तो 90% स्कोर कर पाओगे। और इतना स्कोरिंग हो गया है तो उसके लिए प्रिपरेशन तो आपको 100% के लिए करनी है। ठीक है, तो 11th-12th दोनों में 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने देख ही लिया, जेनेटिक्स हो गया आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बायोटेक से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन इन सारे टॉपिक में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो एकदम लग जाओ, क्योंकि अभी यही टाइम है जो आप
जो भी आपके वीक टॉपिक है ना उसको आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि 2 महीने बाद क्या हो जाएगा ना, बहुत हड़बड़ी सी हो जाएगी, मतलब ऐसा लगने लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी ऐसे टॉपिक को अगर आप ग्रिप में ले लेते हो, जो मुश्किल लगता है, जो कठिन लगता है, तो 2 महीने बाद अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो अभी उन टॉपिक पर काम करो जो वीक है, और जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग बनाकर ही रखना है। तो स्ट्रांग को स्ट्रांगेस्ट बनाओ और जो वीक पोर्शन है उसको स्ट्रांग बनाओ, ये वही समय है, अभी हमें यही करना है, तभी हम बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखो आपको बायो में करना क्या है बेटा, तो बायो में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एनसीईआरटी। सब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आप रोज़ अपना क्लास करने जाते हो, किसी कोचिंग में जाते हो, कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स ही देखते हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है, सबसे फर्स्ट टारगेट जो है, अगर कोई टॉपिक चल रहा है और आप उसके कहीं से लेक्चर्स देख रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे आप वो ऑफलाइन क्लास में देख रहे हो, फर्स्ट आपको ये करना है कि लर्न थ्रू द लेक्चर्स। आपको लेक्चर के थ्रू सीखना है। क्लास में 100% आपका जो है ना अटेंशन 100% क्लास में होना चाहिए। आपको लेक्चर पूरी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी समझने के लिए क्या होता है, जो आपके क्लास में पढ़ाई हो रही है ना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो थोड़ा सा ऊपर उनका लेवल होता है क्लासरूम का, लेकिन वो ज़रूरी है, तभी तो आप एनसीईआरटी की बातें समझोगे। और क्लासरूम में जो आपको फैकल्टीज बताते हैं वो यही बताते हैं क्योंकि उनको पता है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, और एनसीईआरटी समझने के लिए जो रॉ मटेरियल है ना, वो क्या देना है वो टीचर्स को पता होता है। तो लेक्चर में जो भी बताया जा रहा है उसको 100% सिंसियरिटी के साथ, अटेंशन के साथ आपको सुनना है। तो फर्स्ट तो है कि लर्न थ्रू लेक्चर्स। अब आपकी क्लास में सर लिखवाते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, या फिर मैम लिखवाती है कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, या फिर क्लास में कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कहीं पर एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया करो। इससे आपके सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास कलेक्ट होते जा रहे हैं। तो आपको क्लासरूम में अटेंटिव रहना है, जिससे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक तो ये क्लासरूम वाली बात हो गई। अब आप जब क्लासरूम में कोई चैप्टर पढ़ के जाओगे तो आप एनसीईआरटी से उसको खुद से पढ़ोगे। जहां पर आपको कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि वो चैप्टर अभी फ्रेश चल रहा है, आप क्लासरूम में जाके वो लाइन एनसीईआरटी जो आपको नहीं समझ में आ रही है वो अपने सर या मैम से क्लियर करो। तो एनसीईआरटी इस तरह से आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अब क्या करना है, जब आपने पूरा लेक्चर देख लिया, पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, तो अब एक शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स को बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं रखना है, कोशिश करो कि एनसीईआरटी में ही एडिशनल पॉइंट ऐड कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में एक नोट्स है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो एडिशनल पॉइंट है उसको आप एनसीईआरटी में ही नोट कर लिया करो, क्योंकि लास्ट टाइम में हैवॉक ना हो कि मैं 10 कॉपी तो मेरी बायो की ही हो गई है। ऐसा नहीं करना है, बहुत कंसाइज बनाना है आपको नोट्स को। तो एनसीईआरटी को भी आप नोट्स बना सकते हो। हाँ, ऐसे पॉइंट्स जो आप एनसीईआरटी में भूलते हो उसको एक रजिस्टर में लिखो और उसको बार बार रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें भूल रहे हो ना वो बार बार देखोगे तो दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा आपके। अब क्या है, एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है, तो एनसीईआरटी आपको 10 बार कम से कम पढ़नी है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, आपको लगेगा 10 बार पढ़ने में तो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम कहाँ है। तो जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको भले ही ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार भी आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। मान लो एक चैप्टर तुमने स्टार्ट किया लिविंग वर्ल्ड, तो जब तुम उसको पहली बार पढ़ोगे ना तो आपको मे बी 2 घंटा, चलो 3 घंटा लग गया, चलो 4 घंटा लग गया। लेकिन जब आप उसको नेक्स्ट डे पढ़ोगे तो पिछली बार से ज़रूर कम टाइम लगेगा। चलो मान लो तुम्हें इस बार 3 आवर लगता है, अगले बार करोगे तो 2 घंटे लगेंगे। तो ऐसे ऐसे ड्यूरेशन कम होता जाएगा और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि तुम आधे घंटे में एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले आपको पूरा एनसीईआरटी देख के जाना होता है। तो तभी देख पाओगे ना जब उस तरह से तुमने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है कि तुम 2 दिन पहले पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी रिवाइज कर लो। तो एनसीईआरटी आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। और रिविजन जो आप करोगे बेटा वो एनसीईआरटी से करोगे और अपने खुद के शॉर्ट नोट से करोगे, ठीक है। सेकंड है आपका प्रीवियस ईयर। तुमने चैप्टर पढ़ लिया, तो जब वो चैप्टर खत्म हो जाए तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओगे, फिर देखो कि कहाँ पर क्वेश्चन, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप फिंगर टिप से लगा सकते हो, एनसीईआरटी फिंगर टिप से। तो आपको आंसर नहीं देखना है, खुद से सारे क्वेश्चन के आंसर करो, लास्ट में आंसर मैच करो और देखो कौन से क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहे हैं।
उन क्वेश्चंस के आगे रेड मार्क कर दो, ठीक है। अब जब रिवीजन करना है तो आपको जो क्वेश्चन एक बार में हो रहे थे उसको रिवाइज नहीं करना, जो भी क्वेश्चन आपके रेड मार्क हैं उन क्वेश्चन को रिवाइज करना है आपको, ताकि क्या होगा, देखो जिस क्वेश्चन में तुम पहले सॉल्व कर पा रहे थे वो तुम आज भी सॉल्व कर लोगे, जिसमें अटक रहे थे पहले उसमें तुम आज भी अटकोगे। तो वो अगर आपका बैरियर क्लियर कर लिया ना आपने, उसको ओवरकम कर लिया उस बैरियर को, तो अचानक से लेवल बढ़ेगा और मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो उन क्वेश्चन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है जो आपसे नहीं हो रहे, जो पहली बार में हुए वो अब भी होंगे। तो पढ़ाई करनी है आपको सही डायरेक्शन में करनी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है और थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप लगानी है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या फायदा है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एग्जामिनर के माइंड में झांक कर देख सकते हो कि उसका फेवरेट टॉपिक क्या है और वो किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, मान लो तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है लिविंग वर्ल्ड का, मान लो तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, अब क्या होता है, मान लो कि उसमें 100 क्वेश्चन है जिसमें से 70% क्वेश्चन तुमसे अपने आप बन गए, तो एक कॉन्फिडेंस बनेगा आपके अंदर, है ना, कि कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ यार, मैं 70% क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लिया, तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। दूसरी बात है, दूसरा क्या होगा, आपके 30% क्वेश्चन नहीं बने, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आप 30% क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, पीछे जाके एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि क्यों नहीं हुआ आपसे वो क्वेश्चन, नोट्स पढ़ोगे, अपने सर के नोट्स पढ़ोगे, क्वेश्चन पूछोगे टीचर से, जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वो पढ़ोगे। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि वो 30% क्वेश्चन क्यों नहीं बने और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पीवाईक्यूज करने से आपको 2 फायदे है ना, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरा आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। तो देखो पीवाईक्यू का कितना फायदा है, एक तीर से 2 निशाना, है ना। तो पीवाईक्यूज करो, रिवीजन आपको बता दिया है कैसे करना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसके साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स करना है। इसके अलावा जो चैप्टर वाइज टेस्ट आपने दिया था या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था, उसमें जो रेड मार्क क्वेश्चन है उसको ही रिवाइज करना है, जो एक बार में आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं उसको रिविजन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा बेटा, यही है, रेड मार्क क्वेश्चन करो, और वीक टॉपिक पर आपको मेहनत करने की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको भी नहीं छोड़ना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को बैकलॉग्स में, ठीक है, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 6 to 8 आवर अभी अपने कोचिंग के अलावे अपनी सेल्फ स्टडी पर दोगे। अब तो आपको लग रहा होगा कि भाई 6 to 8 आवर में कैसे पढ़ूंगा, 6 to 8 आवर में कैसे पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता इतनी देर। तो देखो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, डॉक्टर बनना इतना आसान तो है नहीं, तो सैक्रिफाइसेस तो आपको करने होंगे। कितने दिन करने, 2 साल करने, तो क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी पर आपको 6 to 8 आवर देना है। देखो 20 लाख बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम में, 20 to 21 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, सिलेक्शन कितनों का होता है, चलो 30-40,000 का सिलेक्शन होता है। तो सोचो रेशियो कितना ज्यादा कम है सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंट का, तो आपको उस भीड़ से हट के मेहनत भी तो करनी होगी, तभी तो आप एग्जाम निकाल पाओगे ना। तो आपको 6 to 8 आवर पढ़ाई पर देनी होगी। इसमें से देखो बेटा, अगर तुम रोज 6 to 8 आवर पढ़ते हो ना, तो अब डिपेंड्स कि तुम्हारा बैकलॉग कितना है। अभी मान लो जो बच्चे क्लास 12th में हैं, 12th स्टडिंग स्टूडेंट हैं, उनका पूरा 11th उड़ गया है, पूरे 11th उनने ध्यान ही नहीं दिया। होता है ऐसा, बच्चे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते, तो उनका पूरा 11th डिस्ट्रॉयड है ना। तो ऐसे बच्चों को मैं बताऊंगी कि 6 to 8 आवर में तुम 3 आवर रोज जो है ना, 3 आवर जो रोज है ना, 3 आवर आप रोज बैकलॉग्स पे दो, ठीक है। और बाकी के जो आपके 5 आवर है वो आप जो करंट में चल रहा है उस पे दो, करंट को नहीं छोड़ सकते, तो 5 आवर करंट पे दो, बाकी 3 आवर आप रोज बैकलॉग्स पे दो। स्टार्ट करो, लेक्चर्स देखो, वरदान बैच जो अभी आपका चल रहा है मेंटर्स एडुसर्व के यूट्यूब चैनल पे, उस पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स में हमने 1 शॉट में भी कराया था, तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो आप वो रेफर करो, ठीक है। 10 सोर्सेज भी आपको नहीं फॉलो करने, ठीक है ना, आपको एक चैनल फॉलो कर लो जिसका भी देख रहे हो। अब आप उसमें क्या करो, हर एक लेक्चर को कंप्लीट करना स्टार्ट करो, जो भी आपका नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप उस पर रोज 3 आवर टाइम दो। अब मान लो किसी बच्चे का 20% छूटा हुआ है, पीछे का उनका 20% बैकलॉग है, तो आप ऑल्टरनेट 2 आवर दे सकते हो रोज, जो भी आपका चैप्टर पीछे रह गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो।
इस तरह से बेटा करो, अभी तो टाइम है, अभी यही टाइम है करने का। अभी जो टाइम है ना उसमें अपने आप को बिल्कुल झोंक दो, है ना। ये टाइम है जो आप अपने आप को मतलब पूरे सिलेबस को ग्रिप में करने का टाइम है। उसके बाद होगा कि आपको प्रीवियस मॉक टेस्ट लगाने का टाइम आएगा। तो अभी आपको पूरा जो आपका सिलेबस है उसको ग्रिप में करना है, तो वो करने की कोशिश करो। वीक पोर्शन पर ध्यान दो और स्ट्रॉन्ग पोर्शन को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।